फिर इरफान ने पूछा, इसका भला यहाँ क्या जिक्र? अगर जेराल्ड भी कुत्तों का ट्रेनर है तो मुमकिन है वो गैर मुल्की जेराल्ड के बारे में कुछ जानता हो। तैमूर ने सोचते हुए कहा, जेराल्ड कुत्ते अपने साथ तो लेकर नहीं आया होगा, इसके लिए इसने किसी मुकामी आदमी से ही रुजू किया होगा और वो गैर मुल्की आला तबके में खासा मारूफ है। वो रहता कहाँ है? मैंने पूछा। तैमूर की बात सुनने के बाद मुझे भी इस बात का खासा इम्कान नज़र आ रहा था कि इसके ज़रिए जेराल्ड का सुराग मिल सकता है। हम लोग पहले जेराल्ड और एंथोनी को अमेरिका के सफारत खाने में क्यों न चेक करें? इरफान ने कहा। गोपाल ने यही तो बताया था कि तुम अभी इस खेल में नए हो। मैंने इसकी बात काट दी। अव्वल तो गोपाल की बात पर यकीन करना ही हमाकत होगा, फिर वो लोग वहाँ हुए भी तो इन तक पहुँचे कौन? वहाँ तो परिंदा भी पल नहीं मार सकता। हुकूमत पाकिस्तान तक इस मामले में बेबस है इरफान मियाँ, मैंने तंजिया लहजे में कहा। इसलिए इस बात को भूल जाओ कि तुम सफारत खाने से इन्हें पकड़ लाओगे। वहाँ से तो एक ही सूरत में हाथ आ सकते हैं, वो खुद ही हाथ बांध कर हमारे सामने हाजिर हो जाएं और कहें कि कामरान साहब आप खामखा इतना तरद्दुद कर रहे हैं, हम खुद ही हाजिर हो गए हैं। अब अगर आप हमें मारना ही चाहते हैं तो हमारी गर्दनें हाजिर हैं। तुम पागल तो नहीं हो गए? तैमूर झिंझला कर बोला। इस बेचारे ने तो एक इम्कान जाहिर किया है। तुमने तंजिया गुफ्तगू शुरू कर दी। ठीक है, इरफान नया पंछी है बकौल तुम्हारे, मगर तुम तो इस मैदान के पुराने खिलाड़ी हो। तुम्हारी खोपड़ी पर क्यों बर्फ़ जमी हुई है? बहुत ज़्यादा अक्लमंद हो तो तुम ही कुछ सोचो। अब हम में से कोई कुछ नहीं बोलेगा। तैमूर लड़ाका औरतों वाले अंदाज में बोला। इसके अंदाज पर इरफान और विजय हंसने लगे। मुझे भी हंसी आ गई। मैंने हंसते हुए कहा, अरे यार तुम तो वाकई मुंह फुला कर बैठ गए। मैं तो इस जहनी टेंशन से कुछ देर को निजात हासिल करना चाहता था। चलो छोड़ो इस बात को, ये बताओ कि वो गैर मुल्की कुत्ता फरोश रहता कहाँ है? मेरी बात पर तैमूर को भी हंसी आ गई। कुत्ता फरोश अच्छी इस्तिलाह है, वो हंस कर बोला। वो बुढ़ा क्लिफ्टन के इलाके में रहता है। मैं एक दफ़ा इससे मिल चुका हूँ। कुत्तों के साथ रह रह कर वो खुद भी खासा झक्की सा हो गया है। इसने तो अपने बंगले का नाम भी कुत्तों की वजह से डॉग हाउस रखा है। हर वक्त अनवाओ इकसाम के पिल्लों में घिरा रहता है और अपनी मुलाकातियों से भी इस अंदाज में बात करता है जैसे किसी ट्रेंड कुत्ते को हुक्म दे रहा हो। तुम तो इस जक्की बुड्ढे पर अथॉरिटी मालूम होते हो। मैंने कहा, इससे पहले तो तुमने कभी इसका तज़किरा नहीं किया। तुम पहले ही ट्रेंड थे, इसलिए ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। तैमूर संजीदगी से बोला। फिर अचानक कलाबाजी खाकर अपनी जगह छोड़ दी क्योंकि मैंने इस पर तकिया खींच मारा था। इरफान और विजय खिलकर हंसने लगे। तैमूर खुद भी हंस रहा था। इन हंसने वालों में मैं भी शामिल था। फिर मैं संजीदा होकर बोला, यार तैमूर तुम्हें कुछ याद है हम आखिरी बार इस तरह कब हंसे थे? हम तो हर किस्म के हालात में हंसते ही रहे हैं। तैमूर भी संजीदा होगा, वरना अब तक शायद जिंदा भी न होते। तो फिर ऐसा करते हैं, कल इस जक्की बुड्ढे से मिल लेते हैं, शायद वहीं से कुछ सुराग मिल जाए। मैंने कहा। जक्की बुड्ढे का डॉग हाउस ओल्ड क्लिफ्टन के इलाके में था। वो बाहर से देखने में भी डॉग हाउस ही लगता था। बंगले का आहिनी गेट जंग खुर्दा था। लगता था इस पर बरसों से रंगो रोगन नहीं किया गया हो। बंगले की बाउंड्री वॉल भी खासी ऊंची थी, मगर वो रंगो रोगन से महरूम थी। कई जगह से दीवार का प्लास्टर भी उखड़ा हुआ था। बंगले के अहाते में कई घने दरख्त थे जिनकी शाखें बाउंड्री वॉल से बाहर भी झूल रही थी। इनके जरिए कोई भी चोर उछक्का अंदर जा सकता था, मगर अंदर जाने की हमाकत कोई पागल ही कर सकता था। बकौल तैमूर के बंगले में इतने खूनखार कुत्ते थे कि अंदर जाने वाले की लम्हों में तिक्का बोटी कर डालते। हमने अपनी कुठार सी गाड़ी वहाँ से कुछ फासले पर छोड़ दी थी। मैं पहले बाहर से अच्छी तरह बंगले का जायजा लेना चाहता था। वो बंगला इतना तवीलो अरीज था कि क्लिफ्टन जैसे महंगे इलाके में भी कोई बिल्डर इसे करोड़ों में खरीद सकता था। मुमकिन है तामीराती कंपनियों ने इसे खरीदने की ऑफर भी की हो, क्योंकि आसपास का सारा इलाका ज़ेरे तामीर था और इससे कहीं कम रकबे वाले प्लाटों पर भी कई मंजिला ज़ेरे तामीर इमारतें मौजूद थीं। बंगले के अंदर से मुख्तलिफ नस्लों के कुत्तों के भौंकने और गुर्राने की आवाज़ें आ रही थीं। मैंने हुलिये में काफ़ी तब्दीली की थी। अपने ब्राउन बालों को डाई करके ब्लैक कर लिया था और बैक कॉम्बिंग करके हेयर स्टाइल भी तब्दील कर लिया था। कई दिन की बड़ी हुई शेव अब दाढ़ी लगने लगी थी। मैंने अपना ट्रेडमार्क जीन्स और जैकेट भी उतार दिया था और इस वक्त इंतहाई बेहतरीन तराश के 3 पीस सूट में मलबूस था। बंगले का जायजा लेने के बाद मैंने झिझकते हुए कॉल बेल का बटन पुश कर दिया। मुझे खदशा था कि कहीं वो भी करंट न मारता हो, क्योंकि वो बोर्ड से आधा बाहर झूल रहा था। अंदर कहीं बहुत तेज बेल की आवाज़ सुनाई दी। मैंने तैमूर से कहा, लगता है बड़े मियाँ कुछ बहरे भी हैं, वरना ऐसी कॉल बेल न लगवाते जैसी अमूमन ईरानी होटलों के काउंटर पर बैठा हुआ आदमी बजाता है। बेल बजते ही अंदर मुख्तलिफ अनवा कुत्तों के भौंकने का शोर बुलंद हुआ। फिर बड़े से आहिनी फाटक की ज़ैली खिड़की
खिड़की खुली तो मेरी आंखें गोया चकाचौंध हो गईं। दरवाज़ा खोलने वाली एक लड़की थी। मुझे बिल्कुल तवक्का नहीं थी कि इस सामखोरा बंगले में इस झुक्की बुड्ढे और कुत्तों के अलावा इतनी हसीन लड़की भी रहती होगी। इसका चेहरा गुलाब की तरह निखरा हुआ था और घने स्याह बाल शानों पर लहरा रहे थे। जिस्म का बकिया हिस्सा गेट की आड़ में था। जी फरमाइए, वो मुतरन्नम लहजे में बहुत शाइस्तगी से बोली। वो मुकामी ही थी मगर अहले ज़ुबान की तरह इंग्लिश बोल रही थी। हमें ग्रैंड डॉग मास्टर मिस्टर नॉर्मन से मिलना है। तैमूर ने भी जवाब में शाइस्तगी का मुजाहिरा किया। क्या आपकी अपॉइंटमेंट पहले से तय है? लड़की ने पूछा। अगर आप बगैर वकल ले आए हैं तो शायद मिस्टर नॉर्मन से मुलाकात मुमकिन न होगी। वो एडवांस अपॉइंटमेंट के बगैर किसी से भी नहीं मिलते। सॉरी मिस, तैमूर ने इस अंदाज में कहा गोया इसका नाम पूछना चाहता हो। समीना, लड़की हंसकर बोली। मगर मिस्टर नॉर्मन मुझे सामी कहते हैं क्योंकि इन्हें मेरा नाम बहुत मुश्किल लगता है। लड़की खासी बातूनी मालूम होती थी या फिर काफ़ी दिनों के बाद किसी से बात कर रही थी, क्योंकि मेरे अंदाजे के मुताबिक नॉर्मन इसके साथ सिर्फ काम की बात करता होगा। मेरा ख्याल था कि लड़की नॉर्मन की पीए या हाउसमेड वगैरह हो सकती थी। सामी भी बहुत खूबसूरत नाम है, तैमूर हंस कर बोला। सेक्रेटरी, मैंने किसी उखड़ नवाबजादे की तरह तैमूर को मुखातिब किया। मेरा ख्याल है कि हम यहाँ मिस समीना सामी के नाम पर बहस करने नहीं आए हैं। सॉरी सर, तैमूर ने गिड़बड़ाने की बेहतरीन अदाकारी की। फिर लड़की की तरफ देखकर खुजालत तमीज़ अंदाज में हंसने लगा। सुनो लड़की, मैंने बारोब अंदाज में कहा, मिस्टर नॉर्मन से कहो कि नवाबजादा इफ्तिखार अली खान इनसे मिलना चाहते हैं। ओके सर। लड़की एकदम संजीदा हो गई। शायद इसे मेरी तरफ से इतने सख्त रवैये की तवक्का नहीं थी। आप ठहरे, मैं देखती हूँ कि इस वक्त मिस्टर नॉर्मन कहाँ है। वो गेट बंद करके चली गई। यार तैमूर, हमें यहाँ अपनी लैंड क्रूज़र में आना चाहिए था। खैर, हम लाहौर से यहाँ आए हैं सिर्फ ग्रे हाउंड के एक जोड़े के लिए। ओके बॉस, तैमूर मुस्कुरा कर बोला। चंद मिनट बाद दरवाज़ा फिर खुला और लड़की का दमकता हुआ चेहरा दिखाई दिया। अंदर तशरीफ़ ले आए, इसने मुअद्दब अंदाज में कहा। मिस्टर नॉर्मन आपसे मुलाकात करने पर रजामंद हो गए हैं। इसने हमारे लिए वो ज़िली दरवाज़ा पूरा खोल दिया। मुझे खदशा था कि अंदर पाँव रखते ही कोई खूनखार कुत्ता मेरी टांग न पकड़ ले। मैंने कुछ तवक्कुफ़ के बाद अंदर कदम रखा तो बंगले की साल खुर्दगी देखकर हैरान रह गया। लगता था नॉर्मन ने जब से ये बंगला ख़रीदा है इसकी मुरम्मत पर तवज्जो नहीं दी। वसी व अरीज़ लॉन में बेतरतीब घास और खुदरू झाड़ियाँ उगी हुई थी। बाउंड्री वॉल के साथ साथ कुत्तों के बेशुमार शेड थे और सभी में कुत्ते मौजूद थे। पोर्च में पुरानी सी एक शेवरलेट और नए मॉडल की सुजुकी एफएक्स खड़ी हुई थी। चमकती हुई वो गाड़ी इस माहौल से ज़रा भी मेल नहीं खा रही थी। क्या मिस्टर नॉर्मन के पास कोई और मुलाकात भी मौजूद है? मैंने गाड़ी को घूरते हुए खुश्क लहजे में पूछा। लड़की खासी ज़हीन थी। वो मेरी बात का मतलब समझ गई और बोली, नो सर, ये तो मेरी गाड़ी है। ये कहकर वो लहराती हुई हमारे आगे आगे चल दी। चेहरे की तरह इसका जिस्म भी इंतहाई पुरकशिश था। इसकी इश्ताल अंगेज चाल देखकर मुझे बेख्तियार कांता याद आ गई। वो भी इसी तरह हर हर कदम पर फितने जगाती हुई चलती थी। कांता याद आई तो मैं एकदम अफसुर्दा हो गया। लड़की सीढ़ियाँ चढ़कर बरामदे में दाखिल हुई और एक कमरे का जालीदार दरवाज़ा खोल दिया। तशरीफ़ रखे, मिस्टर नॉर्मन अभी आते हैं। मैं और तैमूर कमरे में दाखिल हो गए। नॉर्मन का ड्राइंग रूम बंगले के बरक्स बहुत शानदार था। इसकी दीवारों पर रंगो रोगन भी था और फर्नीचर भी खासा कीमती था। फर्श पर दबीज़ कालीन था। तैमूर भी हैरत से ड्राइंग रूम का जायज़ा ले रहा था। मैंने कहा, ज़्यादा हैरान मत हो, नॉर्मन झुकी ज़रूर है मगर बहरहाल बिजनेसमैन है। यहाँ बड़े बड़े लोग आते होंगे इसलिए इसने ख़ास तौर पर इस कमरे को डेकोरेट किया होगा। ये कहकर हम सोफ़े पर बैठ गए। लड़की एक मरतबा फिर अंदर आई और बोली, सारा आप क्या पीना पसंद करेंगे, चाय कॉफ़ी या? शुक्रिया, मैंने कहा, सिर्फ एक गिलास ठंडा पानी। वो फिर लहराती बलखाती कमरे से निकल गई। मैं वहाँ खासी बेचैनी महसूस कर रहा था। हर तरफ से कुत्तों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। अजीब आसेब ज़दा सा माहौल था। मैंने कई बार अपनी बगली होलिस्टर में रिवॉल्वर पर भी हाथ लगाया था। नवाब साहब, तैमूर आहिस्ता से बोला, हम यहाँ कुत्ते ख़रीदने आए हैं, किसी को कत्ल करने नहीं आए। आप बार बार गन निकालने की कोशिश न करें। अचानक दरवाज़ा चिरचिराहट की आवाज़ के साथ खुला और मजबूत जिस्म का एक गैर मुल्की अंदर दाखिल हुआ। इसके साथ साथ 2-3 पिल्ले और एक कद आवर कुत्ता भी था। वो कुत्ते इतने ट्रेंड थे कि दरवाजे के नज़दीक ही रुक गए। मैं इसके इस्तकबाल को खड़ा हो गया। मिस्टर नॉर्मन, मैंने गोया तस्दीक चाही। ऑफ कोर्स, इसने कड़कदार आवाज़ में कहा। वो इतना बूढ़ा नहीं था जितना मैं इसे समझ रहा था। वो मुश्किल से 50 बरस का होगा। अपने मजबूत और कसरती जिस्म की वजह से वो अपनी उम्र से कहीं छोटा दिखाई दे रहा था। इसने पैंट और स्पोर्ट्स कोट पहन रखा था। कोट की कोहनियों पर चमड़े का पैबंद था। इसने आगे बढ़कर मुझसे मुसाफा किया
लिया, फिर सपाट लहजे में बोला, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ मिस्टर खान। इससे हाथ मिलाते हुए मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो खासा ताकतवर है, इसकी गिरफ्त मजबूत थी। मुझे एक ग्रे हाउंड जोड़े की ज़रूरत है, मैंने इसके इशारे पर दोबारा सोफे पर बैठते हुए कहा। ट्रेंड या न्यू बॉर्न, इसने पूछा। ग्रे हाउंड तो न्यू बॉर्न ही मुनासिब रहता है मिस्टर नॉर्मन, मैंने हंस कर कहा। ये ज़रा भी बड़ा हो जाए तो अपने दूसरे मालिक से कभी भी इतना मानूस नहीं होता। वेरी गुड, नॉर्मन ने यूँ कहा जैसे मैंने कोई बहुत ज़बरदस्त इंकशाफ किया हो। लगता है आप कुत्तों के कदरदान हैं, मगर हैरत है कि इससे पहले हमारी मुलाकात क्यों ना हुई। नवाबजादा साहब तालीम के लिए अमेरिका में मुकीम थे, तैमूर ने कहा। अभी ही में वतन लौटे हैं। कुत्तों और घोड़ों का शौक इन्हें विरसे में मिला है। इनके वालिद के पास इस वक्त कई बेहतरीन नस्ल के तकरीबन 60 कुत्ते हैं। इनके अस्तबल में इंतहाई कीमती घोड़े भी हैं। नॉर्मन की आंखें चमकने लगी। आप वाकई कदरदान हैं। मैं आपका डॉग हाउस देखना चाहूँगा। आपके वालिद तो मुझे ज़रूर जानते होंगे। इसने तैमूर को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया था और सिर्फ मुझे इससे मुखातिब हुआ। आप शौक से मेरा डॉग हाउस देखें, मैंने मुस्कुरा कर कहा, मगर इसके लिए आपको लाहौर जाना पड़ेगा। आपकी मेज़बानी करके मुझे खुशी होगी। और नॉर्मन के होंठ भिज गए। इसका मतलब है आप कराची में नहीं रहते। सोच रहा हूँ कि यहाँ भी एक बंगला खरीद लूँ। मैं असल में ज़िम्मेदारी के बजाय अब इंडस्ट्री लगाना चाहता हूँ। वेरी गुड, नॉर्मन ने कहा, फिर कुछ तवक्कुफ़ के बाद बोला, ग्रे हाउंड का एक जोड़ा मेरे पास है, मगर इनकी उम्र कुछ ज़्यादा है। वो कुत्ते तकरीबन 10 हफ्ते के हैं, मगर इतने नायाब कुत्ते आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। इस जोड़े की उम्र तो वाकई ज़्यादा है। मुझे तो 2 या 3 हफ्ते का कोई जोड़ा चाहिए। मिल जाएगा, मगर इसके लिए आपको कम से कम 1 हफ्ता इंतज़ार करना पड़ेगा। इसी वक्त सामी ट्रॉली धकेलती हुई ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। मैंने सिर्फ एक गिलास पानी की फरमाइश की थी, मगर वो कोल्ड ड्रिंक्स के साथ खाने पीने का दूसरा सामान भी ले आई थी। प्लीज़ मिस्टर खान, नॉर्मल ने ट्रॉली की तरफ इशारा किया, आप कोल्ड ड्रिंक्स पिएँ, फिर मैं आपको अपना कलेक्शन दिखाता हूँ। मुमकिन है कोई और पीस आपको पसंद आ जाए। ट्रॉली छोड़कर सामी फिर कमरे से निकल गई। मैंने हंस कर कहा, आपकी मुलाजमा बहुत बेहतरीन है, आपको पसंद है तो आप ले जाएं। इसने यूँ कहा जैसे सामी भी कोई कुतिया हो। नॉर्मन इस वक्त बिल्कुल संजीदा था। क्या आप ट्रेन मुलाजमीन का बिजनेस भी करते हैं? मेरे लहजे में हल्का सा तंज था। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, नॉर्मन हंस कर बोला। दरअसल में सामी के नखरों की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। बिलाशुबा वो बेहतरीन सेक्रेटरी और हाउसमेड है, खाने बहुत अच्छे पकाती है, मगर रात को यहाँ रुकना गवारा नहीं करती। इस नवाबजादी को कुत्तों की आवाज़ों में नींद नहीं आती। मैंने तो इसे 24 घंटे के लिए मुलाजिम रखा था। भारी तनख्वाह देता हूँ, मगर इसके मिजाज ही नहीं मिलते। मालूम होता है आप इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, तो फिर इसे फारिग क्यों नहीं कर देते? यही तो मुश्किल है कि मैं इसे फारिग नहीं कर सकता। मैंने न जाने किस झोंक में इसे मुआहदा कर लिया था कि 5 साल से पहले वो मुलाजमत नहीं छोड़ सकती। ऐसा करेगी तो इसे 10 लाख रुपए देना पड़ेंगे। अगर इससे पहले मैं इसे निकालूंगा तो मैं इसे 10 लाख दूंगा। ऐसा सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है जब हम दोनों ही मुआहदा ख़त्म करना चाहें। ये पाकिस्तानी लड़कियां भी अजीब होती हैं, मुलाजमत भी करती हैं, अपने जिस्म को हाथ भी नहीं लगाने देती। मेरा दिल चाहा कि इसके मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ रसीद करूं और कहूं कि बड़े मियाँ, वो सिर्फ मुलाजमत करती हैं, अपनी इज्जत का सौदा नहीं करती। और ये कि तुम इस वक्त पाकिस्तान में हो, अमेरिका में नहीं हो। ओहो, ये तो बात है, तैमूर आहिस्ता से उर्दू में बोला। बुड्ढे ने इसके हुस्न पर रीझ कर इसे न सिर्फ मुलाजिम रखा, बल्कि 5 साल का मुआहदा भी कर लिया, मगर वो सिर्फ मुलाजमा ही रही। मोहतात रहो, मैंने सिंधी में कहा। बुड्ढा उर्दू भी जानता है। बुड्ढा कुत्तों के शोर में इंग्लिश भी नहीं समझ सकता जब तक ज़ोर से न बोला जाए। तैमूर ने भी सिंधी ही में जवाब दिया। नॉर्मन हमें बंगले के अकबी हिस्से की तरफ ले गया। इस हिस्से को बकिया बंगले से लोहे के जंगले के जरिए अलहदा कर दिया गया था। जंगले के साथ आहिनी जालियां भी लगी हुई थीं। वहाँ भी एक आहिनी दरवाज़ा लगा हुआ था। नॉर्मन गेट खोलकर अंदर दाखिल होते हुए बोला, आइए मिस्टर खान, मैं आपको अपना कलेक्शन दिखाऊं। मैं और तैमूर इसके पीछे अंदर दाखिल हुए ही थे कि इसकी चटाखा सी सेक्रेटरी फिर हमारे पीछे अंदर दाखिल हुई। मैं और तैमूर कुत्तों के शोर की वजह से इसकी तरफ से बेखबर थे। वो भी यकीनन हमारे पीछे ही चल रही थी। नॉर्मन ने इसे देखकर बुरा समूह बनाया, मगर बोला कुछ नहीं। वहाँ बेशुमार कुत्ते थे, कुछ तो शेड्स में बंद थे, मगर ज़्यादातर खुले हुए थे। इनमें से बाज़ तो इतने खौफनाक थे कि इन्हें देखकर ही दहशत तारी हो जाए। हमें देखकर वो खौफनाक अंदाज में गुर्राए, मगर नॉर्मन की एक ही डांट में खामोश भी हो गए। नॉर्मन ने अकड़ू बैठकर एक पिल्ले को हाथ में उठा लिया और फ़खरी अंदाज में बोला, ये ब्लड हाउंड की इंतहाई खौफनाक और नायाब नस्ल है। मैंने ख़ास तौर पर इसकी ब्रीडिंग की है। अभी ये सिर्फ 3 हफ्ते का है, मगर देखने में 2 महीने का लगता है। वो इसी तरह मुख्तलिफ कुत्ते दिखाता रहा। मैं दिलचस्पी जाहिर करने के लिए इनकी तारीफ़ें करता रहा, इनके शजरे सुनाता रहा। फिर मैंने आहिस्ता से कहा, स्टेटस में मेरा एक दोस्त भी कुत्तों को ट्रेन करने में माहिर है। इससे दोस्ती ही कुत्तों की
वजह से हुई थी। फिर वो अचानक ही वहाँ से कहीं चला गया। मुझे इत्तला मिली है कि वो आजकल पाकिस्तान में है। अगर वो कराची में हुआ तो आपके पास ज़रूर आएगा, या मुमकिन है आ भी चुका हो। नॉर्मन ने चौंक कर मुझे देखा, फिर बोला, 2-3 अमरीकी यहाँ आए तो हैं। मुझे नहीं मालूम कि इनमें कुत्तों का कोई ट्रेनर भी है। क्या नाम है आपके दोस्त का? मेरे दोस्त का नाम जेराल्ड है, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। जेराल्ड का नाम सुनकर नॉर्मन बुरी तरह चौंका, फिर संभल कर बोला, जेराल्ड नहीं, इस नाम का तो कोई अमेरिकन मेरे पास नहीं आया, या शायद आया हो, वो सोचते हुए बोला। फिर जैसे इसे कुछ याद आ गया, ओ माय गॉड, इसने घड़ी देखते हुए कहा, अभी मुझे ब्राउनी को दवा भी देना है। इंतहाई कीमती और कामयाब नस्ल की कुतिया है। फिर वो सामी से मुखातिब हुआ, तुम मिस्टर खान को कुत्ते दिखाओ, मैं ब्राउनी को दवा देकर अभी आता हूँ। ये कहकर वो लंबे लंबे डग भरता हुआ वहाँ से चला गया। इसके जाते ही सामी ने कहा, आप लोग इस वक्त शदीद खतरे में हैं, फ़ौरन यहाँ से निकल जाएं। कैसा खतरा? मैं उलझ कर बोला, मैं इन कुत्तों से नहीं डरता, मुझे भी कुत्तों की नफ्सियात का इल्म है, मैं कुत्तों की बात नहीं कर रही हूँ। सामी झिंझला कर बोली, बस आप फ़ौरन यहाँ से निकल जाएं। मगर क्यों? मैं उलझ गया। आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, वो मज़ीद झिंझला गई। आप यहाँ से बाहर निकल कर पहले राउंड अबाउट के नज़दीक मेरा इंतज़ार करें, मैं आपको सब कुछ बता दूँगी, जल्दी करें। नॉर्मन किसी को फ़ोन करने गया है, इसके आने से पहले यहाँ से निकल जाएं। मैं कोई भी बहाना बना दूँगी। मुझे इसकी बातों ने मज़ीद उलझा दिया, मगर इसके लहजे में सच्चाई की झलक थी। मैंने फौरी तौर पर वहाँ से निकलने का फ़ैसला कर लिया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि इसे बाहर से बंद किया गया है। बुड्ढा जाते हुए दरवाज़ा बंद कर गया था। अब एक ही सूरत थी, हम में से कोई जंगला फलांग कर बाहर निकलता और बाहर से दरवाज़ा खोल देता। मैंने सामी से कहा, वो खबीस दरवाज़ा बाहर से बंद कर गया है। खैर कोई बात नहीं सेक्रेटरी, तुम जंगले पर चढ़कर बाहर कूद जाओ और गेट खोल दो। ऐसा करना भी मत, सामी बौखला कर बोली। अगर आप में से कोई जंगले पर चढ़ा तो यहाँ मौजूद खूनख्वार कुत्ते मिनटों में इसे उधेड़ डालेंगे। अब तो आप सिर्फ नॉर्मन की वापसी का इंतज़ार करें, मुझे मशवरे मत दो। मैंने सर्द लहजे में कहा, तैमूर, मैं जंगले पर चढ़ रहा हूँ, कुत्ते मेरी तरफ झपटें तो तुम फौरी तौर पर किसी खाली पिंजरे में घुस जाना। गेट के करीब ही किसी कुत्ते का शेड खाली था। आपका दिमाग तो सही है, सामी ने अदब आदाब को बालाए ताक रखते हुए कहा, जब तक आप जंगले पर चढ़ेंगे इस वक्त तक ये कुत्ते आपकी तिक्का बोटी कर डालेंगे। मेरी फिक्र मत करो, मैं इनसे बड़ा कुत्ता हूँ, तुम अपनी फिक्र करो। इससे पहले कि मैं अपने फैसले पर अमल दरामद करता, नॉर्मन तेज तेज कदमों से आता दिखाई दिया। फिर वो नज़दीक आकर बोला, कहिए मिस्टर खान, कोई कुत्ता पसंद आया आपको? हाँ, ये ब्लड हाउंड बेहतरीन है, जो अभी सिर्फ 3 हफ्ते का है। आपको कुछ देर इंतज़ार करना पड़ेगा, मेरा एक दोस्त आने वाला है, एक बेहतरीन कुत्ता इसके पास भी है, मगर मेरे पास इतना वक्त नहीं है। मेरा ज़बत जवाब देता जा रहा था। मैं दरवाजे की तरफ यूँ बढ़ा जैसे मुझे इसके बंद होने का इल्म ही ना हो। मैंने दरवाज़ा धकेलने की कोशिश की, फिर लहजा बदल कर बोला, ये क्या हरकत है, दरवाज़ा खोलो। क्या तुम मुझे नहीं जानते कि मैं किस हैसियत का आदमी हूँ? मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। नॉर्मन हंस कर बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे दोस्त का इंतज़ार करने को तैयार हूँ, मुझे फ़ोन कर लेने दो। मैंने कहा ना कि इसके आने तक आपको वहीं रहना होगा। मैंने अचानक रिवॉल्वर निकाल कर सामी की कनपट्टी पर रख दिया और गुर्रा कर बोला, अगर तुमने फ़ौरन दरवाज़ा न खोला तो मैं तुम्हारी इस हसीन हाउसमेट की खोपड़ी उड़ा दूंगा। लड़की का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। इसने रो देने वाले अंदाज में कहा, इस मामले में मेरा क्या कसूर है? फिर वो नॉर्मन से बोली, ये सब क्या है सर? आपने पहले तो कभी किसी क्लाइंट के साथ ऐसा नहीं किया। सामी को छोड़ दो, नॉर्मन भी गुर्रा कर बोला, वैसे भी ये मेरे लिए इतनी अहम नहीं है। ये खबीस वाकई ठीक कह रहा था। सामी महज इसकी मुलाजमत थी, नॉर्मन को इससे भला क्या हमदर्दी हो सकती थी? फिर मुझे ख्याल आया कि मैं इस वक्त नॉर्मन के ट्रेंड कुत्तों में घिरा हुआ हूँ। इसने कुत्तों को हल्का सा इशारा भी कर दिया तो वो सब लम्हों में सभी के चीथड़े उड़ा देंगे। इनका एहसास नॉर्मन को भी होगा। वो शायद मुझे जिंदा गिरफ्तार करना चाहता हो, वरना वहाँ से निकलते ही कुत्तों को इशारा कर देता। मैं फिर कह रहा हूँ कि सामी को छोड़ दो, नॉर्मन ने दरिश लहजे में कहा, वरना मेरे मामूल से एक इशारे पर कुत्ते तुम्हें बम्बोड़ कर रख देंगे। वो फिर अपने कुत्तों को इशारा कर ही दो, अपने साथ मैं कम से कम तुम्हारे 8-10 कुत्ते तो ले ही मरूँ। मेरा सेक्रेटरी भी गैर मुसल्ले नहीं है, तुम मेरे किसी कुत्ते को मामूली सा नुकसान भी नहीं पहुँचाओगे। नॉर्मन घबरा कर बोला, मेरा एक एक कुत्ता लाखों रुपए का है, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि गेट खोल दो। नॉर्मन के चेहरे पर तजब्जुब के आसार नजर आए तो मैं समझ गया कि मेरी धमकी अपना काम कर गई है। इसे अपनी सेक्रेटरी की इतनी फिक्र नहीं थी जितनी अपने कुत्तों की थी। अचानक मेरी नज़र इस ब्लड हाउंड पिल्ले पर पड़ी जिसकी तारीफ में नॉर्मन कुछ देर पहले ज़मीन आसमान के खुलाबे मिला रहा था। मैंने सामी को धकेल कर इस पिल्ले को दबोच लिया और नॉर्मन से बोला, गेट खोलते हो या मैं इस कीमती ब्लड हाउंड की गर्दन में रोड़ दूँ। मेरी इस हरकत पर कुछ दूसरे कुत्ते मुश्तिल हो गए थे और अब खौफनाक अंदाज में गुर्रा रहे थे। नॉर्मन बौखला कर बोला, नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मैं गेट खोल रहा हूँ। फिर इसने गुर्राने वाले कुत्तों को डांटा और जल्दी से गेट खोल दिया। हम तीनों झपट कर बाहर निकले। तैमूर ने फ़ौरन ही गेट दोबारा बंद कर दिया। ब्लड हाउंड कुत्ता अब भी मेरे हाथ में दबा हुआ था।
था और गली के किसी आवारा कुत्ते की तरह च्याऊं च्याऊं कर रहा था। तैमूर ने रिवॉल्वर निकाल कर इसकी नाल नॉर्मन की गद्दी से लगा दी और सफाक लहजे में बोला, अंदर चलो मगर वहाँ कोई कुत्ता नजर ना आए वरना कुत्ते की मौत मरोगे। नॉर्मन बोझल कदमों से ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गया। मैंने आहिस्तगी से ब्लड हाउंड को जमीन पर रख दिया। वो यूं घबरा कर वहाँ से भागा जैसे मैं इसे फिर पकड़ लूंगा। फिर फौरन ही कुत्ते के भागने की वजह भी मेरी समझ में आ गई। इस चक्कर में मुझे पसीना आ गया था। यूं भी मौसम इतना सर्द नहीं था कि 3 पीस सूट पहना जाए। कुत्ता मेरे पसीने की बू से ही खौफजदा होकर भागा था। हम आगे पीछे ड्राइंग रूम में पहुंचे तो नॉर्मन एक सोफे पर यूं ढेर होगा जैसे मीलों का सफ़र पैदल तय करके आया हो। हाँ बताओ ये क्या चक्कर है, मैंने पूछा। तुम डॉग हाउस की आड़ में क्या काम कर रहे हो? एक ज़माना जानता है कि मैं सिर्फ यही बिजनेस करता हूँ, नॉर्मन ने थके थके लहजे में कहा। मैंने यहाँ के आला सरकारी अफसरों से लेकर मिनिस्टर्स तक को कुत्ते फराहम किए हैं। पुलिस के IG से लेकर गवर्नर तक सबसे मेरे ताल्लुकात हैं और सब अच्छी तरह जानते हैं कि मैं एक शरीफ शहरी हूँ। बस कभी कभी अपने किसी क्लाइंट को कुत्तों के दरमियान बंद कर देता हूँ, मैंने तंजिया अंदाज में कहा। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये मसला इतना ख़तरनाक हो जाएगा, नॉर्मन ने जवाब दिया। ज़्यादा भोले बनने की कोशिश मत करो, अचानक सामी जहरीले लहजे में बोली। मैं जानती हूँ कि तुम कितने मासूम हो, अपना लहजा दुरुस्त करो, नॉर्मन दरिश लहजे में बोला। तुम मेरी मुलाजमा हो, बॉस नहीं हो। मैं तुम्हारी मुलाजिम थी मगर अब नहीं हूँ, सामी तड़क कर बोली। मैंने इसी वक्त तुम्हारी मुलाजमत पर लानत भेज दी थी जब तुमने कुत्ते के एक पिल्ले को मुझ पर तरजीह दी थी। यानी एक इंसान के मुकाबले में कुत्ता तुम्हारे लिए ज़्यादा अहम है। नॉर्मन ने इतनी फुर्ती से रिवॉल्वर निकाला कि मैं भी हैरान रह गया, मगर इतनी ही फुर्ती से मैंने इसके रिवॉल्वर वाली कलाई पर घूम कर राउंड किक मारी। रिवॉल्वर इसके हाथों से निकल कर दूर जा गिरा। तैमूर ने अचानक पीछे से इसकी गर्दन दबोच ली और सफाक लहजे में बोला, मुझे सफ़ेद फामों की गर्दनें तोड़ने में बहुत मज़ा आता है। अपनी गर्दन बचाना चाहते हो तो अब हरकत मत करना और हर सवाल का जवाब सोच समझ कर देना, इससे तो मैं बाद में निपटूंगा। मैंने कहा, पहले तो इस शख्स की फ़िक्र करो जो यहाँ आने वाला है। बाद में क्यों? तैमूर ने पूछा। मुझे अभी इसकी गर्दन क्यों नहीं तोड़ने देते? इसके बाद हम इसके दोस्त से भी निमड़ लेंगे। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।